नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज का स्पेशल वीडियो होगा ये, जिसको लाने में देर हो गई सुबह से इसी कारण से, क्योंकि बहुत समय लगता है इस वीडियो को तैयार करने, पीडीएफ को तैयार करने में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो पिछले कुछ महीनों में, कुछ एक साल के लगभग में जो जगह चर्चा में रहे हैं, उन सभी जगहों की मैपिंग को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। प्लेसेज इन न्यूज़ को डिटेल पढ़ेंगे। जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त के दिन में रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति अलास्का में मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आईएनएस दिल्ली और आईएनएस शक्ति, ये दो नेवल शिप हैं भारत सरकार इंडियन नेवी के जो दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। 3 अगस्त को इन्होंने युद्धाभ्यास किया फिलीपींस के साथ में। तो इस प्रकार के टॉपिक आपसे खूब सारे पूछे जाते हैं, तो इन सभी को हम लोग इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे ईरान से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ में बढ़ते जाएंगे। आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। ये ईरान है। ईरान क्यों चर्चा में था आपको पता ही है, इजराइल के साथ इसका संघर्ष हुआ है। और कुछ दिन रुक जाइए बस, क्या बोलूँ, अगस्त सितंबर बीतने दीजिए, फिर से संघर्ष शुरू होगा। इतना मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो ईरान के ऊपर में अमेरिका ने भी स्टील्थ बॉम्बर से बॉम्बिंग की 3 जगहों पर, आपको पता ही होगा। परमाणु संयंत्र पर बम गिराए गए, जिसके पश्चात से ये देश चर्चा में है और भारत के साथ भी इसके संबंध अच्छे हैं, इसलिए भी चर्चा में रहता है। इसकी सीमाओं की हम लोग बात करें, दक्षिण पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी से इसकी सीमाएं लगती है समुद्र में। ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ से कुवैत के साथ इसका लैंड बाउंड्री नहीं है। ये जो कुवैत नामक देश दिख रहा है आपको, इसके साथ इसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। कुवैत के साथ में कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, समुद्री यहाँ पर सीमा जरूर है। इराक और तुर्की इसके पश्चिम में स्थित हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, आर्मेनिया और अजरबैजान इसके उत्तर में स्थित हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में युद्ध संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जहां पर आर्मेनिया और अजरबैजान ने युद्ध समाप्त करने की, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त करने की घोषणा की है। आर्मेनिया के कैपिटल है येरेवान है। इन दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो चुका है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। येरेवान इसकी कैपिटल है और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। और यहीं पर COP29 का आयोजन पिछले वर्ष किया गया है। इतना सारा क्लियर हो गया आपको। इसकी मैपिंग की अगर और हम लोग बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, आर्मेनिया उत्तर में है। वहीं पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके पूरब के सीमा लगाते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये फैक्ट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकेगा। अगला देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ गया, हाँ ये रहा। ईरान, जिसे आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, यह एशिया में एक बड़ा देश है, दक्षिण पश्चिम एशिया में। इसका क्षेत्रफल 1.65 मिलियन है। ये सब याद नहीं रखना है। रकबे के हिसाब से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश बनता है। सीमाएं और पड़ोसी देश अभी मैंने आपको समझाया, जिसमें उत्तर में कैस्पियन सागर, आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान है। पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दक्षिण में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है। पश्चिम में इराक और तुर्की से इसकी सीमाएं, लैंड बाउंड्री लगती है। अगला अगर हम लोग बात करें भू आकृति की, तो यहाँ पर पर्वत की अगर बात करें तो जाग्रोस पर्वत है, जिसकी पश्चिम और दक्षिण में माउंट दना की चोटी है। अल्ब्रोज पर्वत है, जिसे माउंट दमावंद 5610 मीटर ईरान की सबसे ऊंची चोटी है। क्या हमें पर्वत भी याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं, पर्वत याद नहीं रखना है आपको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पर्वत आप याद रखें, लेकिन फिर भी चर्चा में है तो कान में आवाज़ जाना चाहिए कि माउंट दना और माउंट दमावंद जो है, ये ईरान के साथ संबंध, जिसमें सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट दमावंद है। यहाँ पर 2 रेगिस्तान भी पाए जाते हैं, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूट पाए जाते हैं। इसको लूट भी कहा जाता है और लूत भी कहा जाता है। दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर, ऐसे याद रखिएगा। कबीर को ईरान में लूटा गया था। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर, उत्तर में कैस्पियन सागर, नीचे फारस की खाड़ी, इन दोनों को मिलाकर के 2400 किलोमीटर की इसकी लंबी तटरेखा है।
यहाँ की अगर बात करें नदियों की तो सबसे बड़ी लंबी नदी है कारून नदी, जो अपना मुहाना किस में बनाती है, तो फारस की खाड़ी में बनाती है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि ईरान की सबसे लंबी नदी अपना मुहाना कैस्पियन सागर में नहीं बल्कि फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये भी याद रख लीजिएगा। सफ़ेद रूद नदी और जायंदे रूद, ये यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। ये यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। प्राकृतिक तेल और कई सारे वस्तुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इतिहास की बात करें हम यहाँ पर, तो पहलवी वंश के शाह का यहाँ पर शासन चल रहा था। 1979 ईस्वी में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पश्चात से, रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, इस्लामिक क्रांति के पश्चात से क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले जो शासन सत्ता था वो काफ़ी उदार शासन सत्ता था, अमेरिका के करीबी शासन सत्ता था और उस पर अमेरिका के एजेंट होने के आरोप लगते थे। तो उस शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका गया ईरान में और वहाँ पर कठोर इस्लामिक रिजीम को कायम किया गया, जो शरिया और कुरान के हिसाब से चलाए जाते वहाँ की शासन व्यवस्था, जो कि लोकतांत्रिक प्रकृति में नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो मैप है वो कौन सा है, तो साउथ चाइना सी है। हाल ही में यहाँ पर भारत के दो शिप कौन कौन से, तो INS दिल्ली, INS दिल्ली या दिल्ली जो भी बोलें आप, और INS शक्ति, INS शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में भी शक्ति ही कहते हैं, पावर नहीं करना है इसको। INS शक्ति और INS दिल्ली नाम है, तो नाउन इंग्लिश में भी सेम प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, INS शक्ति और INS दिल्ली, दोनों का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में भी वही होगा। यहाँ पर ये दो शिप हैं जिन्होंने फिलीपींस के साथ में, ये फिलीपींस है, इसके साथ में यहाँ पर युद्धाभ्यास में भाग लिया, युद्धाभ्यास में भाग लिया है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिख रहे हैं, ये 9 के 9 क्या हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल चित्र सजाने के लिए नहीं बनाया गया है। चीन इसको 9 डैश लाइन कहता है, 9 डैश लाइन कहता है। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी कितनी बार बताया है, मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड PCS मेंस एग्जामिनेशन में 9 डैश लाइन के बारे में। प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है 9 डैश लाइन किससे संबंधित है, तो साउथ चाइना सी में ये 9 डैश लाइन चीन के द्वारा खींचा गया, जिसे बताया गया है कि ये पूरा रीजन जो है यह चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन इसके किनारे जो देश हैं, कौन कौन से देश है भाई, अगर ध्यानपूर्वक देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा फिलीपींस दिखेगा, ब्रुनोई दिखेगा, मलेशिया दिखेगा, इंडोनेशिया दिखेगा, मलेशिया का ये भी है, ये आपको थाईलैंड दिखेगा, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ पर वियतनाम आपको दिख रहा है, ये वियतनाम दिख रहा है। ये सभी के सभी इसके तट के समीप में स्थित देश हैं जो यहाँ पर दावा करते हैं कि दक्षिण चीन सागर पर हमारा भी अधिकार है। बहुत ज़्यादा विवादों में रहता है। दक्षिण चीन सागर मलक्का जल संधि के द्वारा, मलक्का जल संधि के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ती है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ती है, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, उतने स्टेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा सुलू सी है, यहाँ पर सेलेब सी है, ये सब याद जरूर रखना है, आगे भी ये आएगा चर्चा में। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, मैन मेड आइलैंड कई सारे यहाँ पर बनाए गए हैं चीन के द्वारा, आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं दक्षिण चीन सागर के बारे में। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग में 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण मलक्का जल संधि, उत्तर में ताइवान जल संधि के माध्यम से हिंद महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ताइवान जल संधि और किसके द्वारा दिखेगा आपको, यहाँ पर है ताइवान जल संधि और यहाँ पर है स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का के द्वारा हिंद महासागर से अर्थात बंगाल की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर से, और ताइवान जल संधि के द्वारा यह प्रशांत महासागर से साउथ चाइना सी जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखना है आपको। अगला देखिए इसमें क्या है, यह काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध जगह है और इसी के कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो तनाव की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण चीन सागर किनारे 7 देश मौजूद हैं। कौन कौन सा, तो पहला तो चीन ही हो गया, दूसरा वियतनाम हो गया, तीसरा फिलीपींस हो गया, चौथा मलेशिया, पांचवा ब्रुनोई, छठा इंडोनेशिया और सातवां ताइवान है। ताइवान को अगर देश माना जाए तो भारत सरकार ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देती है, चीनी ताइपे नाम देती है भारत सरकार, चीनी ताइपे नाम देती है, ये भी याद रखिएगा, चीनी ताइपे नाम देती है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो ताइवान को ताइवान देश के रूप में मान्यता देते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर ये 7 देश हैं, चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई,
और बोर्नियो नहीं है, बोर्नियो पूरे आइलैंड का नाम है। बोर्नियो पूरे आइलैंड है जिस पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई 3 देश यहाँ पर मौजूद। मैं मैप में दिखा देता हूँ। बोर्नियो पूरे आइलैंड को कहा जाता है, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है। यहाँ पर ब्रुनोई एक छोटा सा देश है, ये मलेशिया का रीजन है, ये इंडोनेशिया का रीजन है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ब्रुनोई है, इंडोनेशिया और ताइवान है। दक्षिण चीन सागर में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। मेकोंग नदी सबसे प्रमुख नदी है। इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेकोंग नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है, तो दक्षिण चीन सागर बनाती है। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। वियतनाम से होकर दक्षिण चीन सागर मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकोंग। और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी क्यों है? क्योंकि तिब्बत से शुरू होती है, यह चीन से शुरू होती है। तिब्बत चीन से शुरू होकर के यूनान प्रांत चीन का है, वहाँ से बहते हुए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम बहते हुए जाकर के दक्षिण चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। पर्ल नदी है, चीन से बहकर हांगकांग, मकाओ के पास दक्षिण चीन सागर मिलती है। रेड नदी है, वियतनाम से होकर टिनकिन की खाड़ी में दक्षिण चीन सागर प्रवेश करती है। पासिंग नदी है, तो इसमें से याद किसको रखना है आपको मुख्य रूप से, तो मेकोंग नदी को जरूर याद रखिएगा। मेकोंग नदी को जो यहाँ से निकलती है इस प्रकार से बहते हुए अपना मुहाना दक्षिण चीन सागर बना लेती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा साउथ चाइना सी के बारे में। कौन कौन से देश हैं? 7 देश हैं। 2 मुख्य जलसंधि है यहाँ पर, एक है ताइवान स्ट्रेट और एक है मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं दक्षिण चीन सागर के पश्चात से, वो है इजराइल। पता ही होगा आपको, पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है यह। और गजा पट्टी, गजा स्ट्रिप इसको कहा जाता है। ये है वेस्ट बैंक का इलाका। वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है जबकि इजराइल के पूर्व में है ये जगह? तो वेस्ट बैंक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेड सी के वेस्ट में यह स्थित है। डेड सी के वेस्ट में यह स्थित है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। एक छोटा सा सी ऑफ गैलीली आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इजराइल की सीमाओं की बात करें तो जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, सीरिया के साथ और लेबनान के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, और फिलिस्तीन के साथ में इसकी सीमाएं लगती हैं। ये फिलिस्तीन है, यहाँ पर अरब मूल के लोग रहते हैं। पहले पूरे इजराइल में जो आपको इजराइल दिख रहा है, यहाँ पर अरब मूल के लोग ही रहते थे। लेकिन जब इजराइल के लोग यहाँ पर आकर के बसने शुरू हुए, यहूदी शासन सत्ता के कारण से सिमट करके 2 जगहों पर मुख्य रूप से अरब मूल को लोग रहते हैं, जिनको मुस्लिम आप कह सकते हैं। तो वो यहाँ पर गजा स्ट्रिप में रहते हैं और वेस्ट बैंक के इलाकों में रहते हैं। यही फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन यही है, यही याद रखिएगा। अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगभग में गजा पट्टी के ख़त्म कर दिया गया इजराइल के द्वारा, कितने ही सारे लोगों को मार दिया गया है। अभी के मॉडर्न युग का सबसे बड़ा नरसंहार यहीं पर किया गया है, इतना तो पता ही होगा आपको। भूखे रख करके भी लोगों को मारा जा रहा है। अब इसके मैपिंग पर आ जाते हैं हम लोग। ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है। यहाँ पर आपको जेरूसलम दिख जाएगा। जेरूसलम इजराइल की कैपिटल मानी जाती है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। वैसे तेल अवीव को कैपिटल माना जाता है, तेल अवीव को माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती है आपको स्पष्ट हो गया होगा। उत्तर में लेबनान है, यहाँ पर सीरिया से इसकी सीमा लग रही है, ये जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है, उसके अलावा मिस्र से इसकी सीमा लग रही है। तो इसको याद रखिएगा। अगर हाइफा बंदरगाह की बात करें, जो कुछ समय पहले खूब ज़्यादा चर्चा में था, तो वो हाइफा बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। तेल अवीव यहाँ पर है, जेरूसलम यहाँ पर है, ये भी याद रखिएगा। अब जरा डेड सी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो डेड सी है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। डेड सी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है डेड सी के बारे में, मृत सागर के बारे में। मृत सागर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, इसके किनारे स्थित देश सभी को हम लोग पढ़ेंगे। मृत सागर एक खारी झील है, मध्य पूर्व में जॉर्डन की घाटी में स्थित है। यह विश्व का सबसे निचला स्थान है, जो समुद्र तल से 430 मीटर नीचे स्थित है। इसका क्षेत्रफल 605 वर्ग किलोमीटर है। यह करीब 50 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। इसका पानी अत्यधिक खारा है, जिसके कारण यहाँ कोई जलीय जीव नहीं पनपता है। लोग इसके सतह पर आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसमें डूबेंगे ही नहीं। इसमें सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसमें डूबेंगे नहीं, क्योंकि सैलिनिटी ज़्यादा होने से वहाँ पर डूब नहीं सकते, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। इसका नाम मृत सागर है। इसके उच्च लवणता का कारण पड़ा है, जो इसमें जीवन को असंभव बनाता है। यहाँ पर जीव जंतु सही से नहीं रह पाते इस सागर में, क्योंकि इतना ज़्यादा खारा पानी है इसका। मृत सागर के किनारे 3 देश हैं, इजराइल है, जॉर्डन है और फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन है वेस्ट बैंक का इलाका।
फिलिस्तीन है, ये भी याद रखिएगा। मृत सागर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, जॉर्डन नदी है, यह मृत सागर के प्राथमिक जल स्रोत है जो सीरिया, लेबनान और इजराइल से होकर बहती है और मृत सागर में उत्तरी छोर पर मिल जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मृत सागर है तो यहाँ से आकर के ये मिल जाती है। इसके अलावा कुछ मौसमी छोटी नदियाँ भी हैं जैसे मुजीब, वादी केराक, इसको याद नहीं रखना है आपको। इसके किनारे छोटे छोटे कुछ पर्वत भी स्थित हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जैसे जूडियन हिल्स है, माओब हिल्स है और एडम पर्वत है। तो इसको याद रख सकते हैं अगर याद रखना हो तो, नहीं तो मृत सागर के बारे में आपसे यही पूछा जाता है। मृत सागर अपनी तैरने की अनूठी क्षमता और कीचड़ मर के औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्डन का स्मान बीच और इजराइल का एडन बोकेक जैसे पर्यटक के लिए लोकप्रिय माने जाते हैं ये सब जगह। ओके, पर्यावरणीय चुनौती भी है। मृत सागर में जल का प्रवाह कम हो रहा है जिसके कारण से धीरे धीरे ये सूख रहा है। ये देखिए, यही है जॉर्डन नदी, यही है जॉर्डन नदी जो इसमें मिल जा रही है, यही है डेड सी, ये भी याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला देखिए क्या है, मृत सागर के पश्चात से कौन सा टॉपिक है, वो है आपका मेडिटेरियन सी। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है इजराइल के कारण। यहाँ पर एक देश है साइप्रस जिसकी राजधानी है निकोसिया, यहाँ की प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक देश है क्रोएशिया जिसके बारे में भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। क्रोएशिया की जाग्रेब इसका कैपिटल है। क्या है इसका कैपिटल? जाग्रेब इसका कैपिटल है। जाग्रेब की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने जब G7 के समिट में भाग लेकर लौट रहे थे उस दौरान उन्होंने इसकी यात्रा की है। इसके किनारे स्थित अगर देशों को देखेंगे हम लोग तो भूमध्य सागर 3 महादेशों को जोड़ती है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ती है, ये भी याद रखेंगे आप। और एक चीज़ देखिए, इसमें से अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं यहाँ पर, और एशिया के कौन कौन से हैं, और यूरोप के कौन कौन से देश हैं। इसमें द्वीपीय देश है जैसे कि एक साइप्रस है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी यहाँ पर की यात्रा की है। ओके, बहुत सारे देश है इसके किनारे। एक इसमें बहुत ही प्रमुख सा स्ट्रेट है, जल संधि, जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके द्वारा यह अंध महासागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्पेन है और यह मोरक्को है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर बॉस्फोरस की जल संधि और डार्डेनेल्स की जल संधि है यहाँ पर, जो काला सागर से इसको जोड़ती है। काला सागर के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, काला सागर के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये भी चर्चा में रहा है रूस और यूक्रेन के कारण से। अब इसके किनारे स्थित देश अगर अफ्रीका के हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मोरक्को दिखेगा, अल्जीरिया दिखेगा। कल के अफ्रीका वाले वीडियो मैंने बताया था कि अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा बाई लैंड के हिसाब से, बाई एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा यही देश है। यहाँ पर एटलस पर्वत भी पाए जाते हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी टुबकल के बारे में मैंने बता दिया था आपको। ये ट्यूनीसिया है। ट्यूनीसिया वो देश है जहाँ से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। अरब देशों में लोकतांत्रिक शासन सत्ता स्थापित करने के लिए जो क्रांति शुरू हुआ था वो यहीं से हुआ था। ये लीबिया है, ये इजिप्ट है, ये स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल के द्वारा भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा इजराइल, लेबनान, सीरिया भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है। सीरिया लैंड लॉक्ड नहीं है। हाल ही में सीरिया में भी शासन सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। तुर्की है यहाँ पर, जिसको तुर्की कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ग्रीस दिखेगा, यहाँ पर अल्बानिया दिखेगा, आपको मॉन्टेनिग्रो दिखेगा, हर्जेगोविना दिखेगा, आपको क्रोएशिया है, यहाँ पर स्लोवेनिया है और ये इटली देश है। इटली के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ये आपका फ्रांस है, फ्रांस के बाद ये स्पेन है। इन सभी देशों के एक बार और देखेंगे हम लोग गौर से कि क्या पता कोई देश छूट न जाए। देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से नदियां यहाँ पर मुहाना बनाती, उन सभी को देखेंगे। क्या है इसका? भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच एक बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है जो अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक से जिब्राल्टर के द्वारा इसका क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह करीब में 3860 किलोमीटर लंबा है और 1600 किलोमीटर चौड़ा है। इसका लैटिन नाम जो है मेडिटेरेनियस अर्थात मध्य भूमि से आया है, क्योंकि यह 3 महाद्वीपों के बीच में स्थित है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है। भूमध्य सागर के किनारे 21 देश हैं। क्या 21 याद रखना है? नहीं, बड़े देशों को याद रखिए, जैसे स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको याद रख सकते हैं, इधर कर रख सकते हैं क्योंकि आइलैंड है छोटा सा। इटली के बारे में जरूर याद रखिएगा। माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना है।
मॉन्टेनेग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, तुर्की है, तो उसके अलावा साइप्रस है जहाँ पर अभी यात्रा हुई थी, सीरिया है, लेबनान, इजराइल, मिस्र जो हैं ये आपके एशिया के देश हो गए, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को जो हो गया ये आपके अफ्रीका के देश हो गए। मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को जो हो गए ये आपके अफ्रीका के देश हो गए। तो 3 महादेशों के देश यहाँ पर विद्यमान हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा। कुछ बड़े देश तो ज़रूर ही याद रखिएगा, जैसे कि अफ्रीका के बड़े देश याद रख सकते हैं। लेबनान, इजराइल चर्चा में रहता है, सीरिया चर्चा में रहता है, साइप्रस की यात्रा हुई है, तुर्की आप कभी भूलेंगे ही नहीं, तो स्पेन, फ्रांस इसको तो ज़रूर ही याद रखेंगे, इटली को भी याद रख सकते हैं आप। उसके अलावा ये छोटे देश हैं जिसमें से क्रोएशिया की प्रधानमंत्री जी ने अभी यात्रा की है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ग्रीस भी आपको याद ही रहेगा, इसको ज़रूर याद रखिए। कितने आसानी तरीके से याद हो गया होगा सारा देश, है ना। मैप को दिमाग में बिठाइए, रटने से ज़्यादा सही वो रहता है। भूमध्य सागर बहने वाली प्रमुख नदी है नील नदी। यह कहाँ से बहते आती? अफ्रीकी उच्च भूमि से बहते हुए यह भूमध्य सागर अपना मुहाना स्वेज कनाल के समीप में ही बनाती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। रोन नदी फ्रांस और स्विट्जरलैंड से होकर दक्षिणी फ्रांस से भूमध्य सागर मिलती है। एब्रो नदी स्पेन की प्रमुख नदी है जो भूमध्य सागर में गिरती है। पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है जो इटली से भूमध्य सागर में मिलती है। टाइबर इटली से बहकर रोम के पास भूमध्य सागर में मिलती है। और सियान नदी है जो तुर्की से बह करके भूमध्य सागर में आकर के मिल जाती है। इसके किनारे कई सारे बड़े पर्वत भी मौजूद हैं, जैसे आल्प्स है। कहाँ पर होगा ये? तो अगर ये भूमध्य सागर है तो इसके इस रीजन में होगा, जहाँ पर कौन कौन से हैं? इटली, फ्रांस और स्लोवेनिया देश हैं, वहाँ पर ये स्थित है, आल्प्स जिसको कहा जाता है। माउंट ब्लैंक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 4810 मीटर। आपको पता ही होगा माउंट ब्लैंक के बारे में। यूरोप की मैपिंग तो आपने की ही होगी, नहीं की है तो जा करके घटना चक्र में से उसके MCQ लगा लीजिएगा। पायरेनीज है स्पेन और फ्रांस के बीच, जिब्राल्टर के पास में स्थित है। अनोता या अनेता भी कहा जाता है इसको, 3404 मीटर ऊंची चोटी है। एपनाइन पर्वत है इटली में भूमध्य सागर के पश्चिमी तट के समानांतर। डायनारिक अल्प्स है जो क्रोएशिया, बोस्निया और मॉन्टेनेग्रो में एड्रियाटिक तट के समीप स्थित है। एड्रियाटिक तट किसको कहा जाता है बंधुओं? तो ये जो तट है आपको दिखा देता हूं मैं, सॉरी ऊपर आ गया था मैं। ये जो तट है इसको एड्रियाटिक सी कहा जाता है। ये जो सी है इसको एड्रियाटिक सी कहा जाता है। एड्रियाटिक सी कौन सा है? तो यहीं पर है, ये जो सी है इसको एड्रियाटिक सी कहा जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि क्रोएशिया यहीं पर स्थित है और क्रोएशिया भी प्रधानमंत्री जी गए थे। टॉरस पर्वत है तुर्की में भूमध्य सागर के दक्षिण तट के साथ में है। और एटलस पर्वत जो अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो कहाँ पर स्थित है? जो आपका अल्जीरिया में स्थित है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया में स्थित है। अन्य इसकी विशेषताएं आपको पता ही है कि बहुत सारी विशेषताएं हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। खट्टे फल यहाँ पर खूब सारे, रस वाले फल यहाँ पर खूब सारे पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसके चारों तरफ जो देश हैं यहाँ पर वाइन और शराब का कल्चर है। वाइन और शराब का कल्चर है क्योंकि उसका निर्माण जो है सामान्य तौर पर फलों के रसों से किया जाता है। जैसे भारत में शराब पीना बहुत ख़राब चीज़ माना जाता है, वैसे ही फ्रांस में चाय पीना बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है। सब जगहों का कल्चर अलग होता है और वहाँ के पेय पदार्थ, वहाँ के खाद्य पदार्थ वहाँ के कल्चर के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो इसका जरूर याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु अर्थात शीत ऋतु में बारिश, रस वाले कई सारे फल होंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपका वो है आपका फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि फारस की खाड़ी से हाल ही में आपने BPSC के पेपर में देखा होगा, एग्जाम में भी सवाल आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फारस की खाड़ी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के कारण से चर्चा में रहा है। लड़ते ये देश रहते हैं और सिलेबस आपका बढ़ता रहता है, पढ़ाना मुझे पड़ता है। इनका लड़ाई रुक जाए तो अपना आधा सिलेबस तो वैसे ही कम हो जाएगा गुरु। फारस की खाड़ी के बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। फारस की खाड़ी हिंद महासागर का एक हिस्सा है जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच एक उथला समुद्री क्षेत्र है। मैपिंग में डिटेल में भी करवाऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। होर्मुज की जल संधि के माध्यम से ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते होर्मुज की जल संधि के द्वारा फारस की खाड़ी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, बीच में ओमान की खाड़ी है। इसने आपका क्या बिगाड़ा है कि इसका नाम भूल जाते हैं आप लोग? इसका नाम भी याद रखिएगा, ओमान की खाड़ी है। तो होर्मुज की जल संधि है, यह फारस की खाड़ी को किससे जोड़ता है? ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये चीज़ याद रहेगा।
ओमान नामक एक देश है। ओमान देश की खासियत क्या है? तो जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया में आपको ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग दिखेंगे, ये बुर्ज खलीफा बन रहा है, अब उससे भी ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग बना रहा है सऊदी अरेबिया। लेकिन ओमान जो है एकमात्र ऐसा अरेबियन देश है जिसने ऊंचे जो स्काईपर्स जिसको बोला जाता है उसको बनाने से मना कर दिया। वहाँ पर पारंपरिक मकान आज भी बनते हैं छोटे स्तर के, और अरेबियन कल्चर जो था उसको इन्होंने अभी तक नहीं जाने दिया, उसको समेट के रखा है। अच्छा खुशहाल देश है, ये ओमान की खासियत है। ओमान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ओमान का एक पोर्ट है जहाँ पर भारत सरकार के संधि के तहत में भारत की कई सारे नेवल शिप भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। खैर यहाँ पर आ जाते हैं, इसके किनारे स्थित देशों को देखेंगे हम लोग। ये ओमान है, ये यूएई है, यहाँ पर कतर भी दिखेगा, बहरीन भी है, सऊदी अरब भी है, यहाँ पर इराक भी है, इसको भी याद रखिएगा। ये ईरान है, ये ईरान भी है। अब ज़रा इसके बगल में देश जो हैं उनको देखेंगे, पर्वतों को देखेंगे, उसके पश्चात से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला देश जो सबसे बड़ा है, जो डोमिनेंट है यहाँ पर, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया है। दूसरा है ईरान। ये सुन्नी बहुल देश है, और यह शिया बहुल देश है। ये भी याद रखिएगा, शिया और सुन्नी, यहाँ पर दो अलग अलग मुस्लिम धर्म में ही सांप्रदायिक स्तर पर जो डिवीज़न हुआ उसके फलस्वरूप दो अलग अलग संप्रदाय बने जो सबसे प्रमुख हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, वैसे दो जो प्रमुख बने उनमें से शिया और सुन्नी होते हैं। ठीक है, इराक है। इराक के बाद कुवैत है, कतर, बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात है और ओमान है। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। इन सभी देशों को याद रखिएगा। इनको कलेक्टिव रूप से खाड़ी देश कह दिया जाता है। सारे खुशहाल देश हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे इराक जो है, ये आफ्टर सद्दाम हुसैन के दौर में भी कई सारे युद्धों के कारण से यह देश जो है जैसा हुआ करता था वैसा नहीं है। बहुत ही ऐतिहासिक देश था, इसका इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, लेकिन फिलहाल में तो आपको दिख ही रहा है कंडीशन कैसा था। गृह युद्ध हुआ, फिर आईएसआईएस जैसी चीज़ों को झेलना पड़ा इसको। बाकी जितने भी आपको देश दिखते हैं ईरान, इराक को छोड़ करके, वो सभी मजबूत देश हैं। करेंसी के दृष्टिकोण से, शासन सत्ता के दृष्टिकोण से मजबूत हैं, लेकिन एक भी इनमें ऊपर से नीचे तक कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। इराक कहने का तो लोकतंत्र है लेकिन नहीं है। ऊपर से नीचे तक जितने आपको देश दिख रहे हैं एक भी लोकतांत्रिक देश यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रमुख नदियाँ, टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी तंत्र। इराक में टाइग्रिस यूफ्रेटस नदियाँ मिलकर के सट अल अरब बनाती हैं जो फारस की खाड़ी में बहती है। कारून नदी, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था, ईरान की सबसे बड़ी नदी है जो सट अल अरब के माध्यम से फारस की खाड़ी में मिल जाती, अपना मुहाना बनाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मौसमी वादियाँ हैं जो बारिश के दौरान खाड़ी में जल प्रवाह करती हैं। क्यों मैं करवा रहा हूँ नदियाँ इनके साथ में? यूपीएससी प्रीलियम 2024 का पेपर खोलिएगा, उसने पूछा लाल सागर के बारे में, बहुत अच्छा सा सवाल पूछा था, जिसमें ये भी पूछा था कि लाल सागर में कोई भी नदी अपना मुहाना नहीं बनाती है। ये स्टेटमेंट था उसका। तो जा कर के देखिएगा उस सवाल को भी। इसी के कारण से मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको कि कोई भी एग्ज़ाम दें, वन लाइनर वाला दें या सीरियस वाला दें, सब में आपको यहाँ से सवाल दिखेंगे। इसके किनारे अगर पर्वत की बात करें, कोई पर्वत है क्या? तो जाग्रोस पर्वत है। ये कहाँ पर है? ईरान में अभी पढ़ाया। हजर पर्वत है, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में, छोटा सा है। जेबल शम्स है, यहाँ की सबसे प्रमुख चोटी 3018 मीटर मात्र ऊंची है। मुसंडम पर्वत की पर्वतीय पहाड़ियाँ हैं ओमान में। हॉर्मुज जलसंधि के पास उबर खाबर की पहाड़ियाँ हैं ये। और यह क्यों प्रसिद्ध है भाई? फारस की खाड़ी। तो प्राकृतिक संसाधन से भरपूर यह क्षेत्र है, और यहाँ से खाड़ी देश के जो तेल आयात निर्यात होते हैं उसके लिए सबसे प्रमुख रास्ता हॉर्मुज की जलसंधि है। आर्थिक महत्व तो आपको पता ही है। जैव विविधता भी खूब अच्छी है यहाँ पर। प्रवाल भित्तियाँ, मछलियाँ, डोगेंग जैसे समुद्री जीव पाए जाते हैं। डोगेंग को समुद्री गाय कहा जाता है, इसको। लेकिन प्रदूषण और तेल रिसाव से जैव विविधता को खतरा भी पहुँचा है, और युद्ध तो यहाँ पर होते ही रहते हैं। तो इसका याद रखिएगा। इसके किनारे स्थित 8 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। सवाल पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। फारस की खाड़ी के पश्चात से अब कौन सी खाड़ी है भाई? तो अब खाड़ी है आपके लाल सागर, रेड सी। इसके बारे में पूछा जा चुका है प्रीलिम एग्जाम में। लाल सागर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैप ही देखते हैं लाल सागर का। लाल सागर ये रहा। सबसे बड़ी चीज़ तो लाल सागर लाल नहीं दिखता है,
क्यों लाल कहते हैं वो भी देख लेंगे हम लोग। ये है रेड सी, ये है बाब अल मांडेब की जलसंधि, बाब अल मांडेब, ठीक है। ये गल्फ ऑफ अदन है, जिसको अदन की खाड़ी कहा जाता है। अदन की खाड़ी, जिस प्रकार से ऊपर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज जलसंधि जोड़ रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर अदन की खाड़ी को और लाल सागर को बाब अल मांडेब की जलसंधि जोड़ रही। अब दूसरा सवाल कि लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है। इसमें एक बहुत ही सुंदर सी शैवाल पाई जाती है। शैवाल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टाइक्रोडेस्मियम, टाइक्रोडेस्मियम, ठीक है। और ये एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इसको कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छी शैवाल होती है जो मौसमी तौर पर जब खिलती है ना तो हल्का सा भूरा लाल दिखता है। ये लाल सागर के कुछ इलाके, अधिकांश इलाके, इसीलिए इनको कहा जाता है लाल सागर। तो अब ये आप शैवाल का नाम याद रख सकते हैं, अगर क्या पता पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके किनारे स्थित देश देखते हैं हम लोग। एक देश है जो कॉमन है, जो अरब सागर उसके फारस की खाड़ी के किनारे भी था और लाल सागर के किनारे भी है, वो है सऊदी अरेबिया। मक्का जो आप सुनते हैं वो यहीं पर है। ये यमन देश है, ये सना इसका कैपिटल है। ये अदन नामक जगह है, इसी के नाम पर अदन की खाड़ी इसका नाम पड़ा है। अदन की खाड़ी इसी के नाम पड़ा है। सूडान है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, यहाँ पर जिबूती आपको दिखेगा, जिबूती आपको दिखेगा, सोमाली लैंड दिखेगा, सोमाली लैंड दिखेगा और सोमालिया दिखेगा आपको। इसके बारे में ज़रा देखते हैं और डिटेल में कि कौन कौन से देश इसके किनारे स्थित हैं। देखिए लाल सागर एक संकीर्ण समुद्री खाड़ी है जो हिंद महासागर का हिस्सा है और अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है। यह हिंद महासागर से बाबल मांडेब जलसंधि और अदन की खाड़ी के माध्यम से जुड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग में 4,38,000 वर्ग किलोमीटर है। यह लगभग 2,250 किलोमीटर लंबा और सबसे चौड़ा 355 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। इसका नाम समुद्र में मौजूद शैवाल या प्रवाल भित्तियों के कारण लाल भूला रंग पड़ गया है और मैंने आपको उस शैवाल का नाम भी बताया है। लाल सागर किनारे 6 देश हैं। मिस्र है, सूडान है, मिस्र और सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सऊदी अरब है और यमन है। इथियोपिया इसके किनारे तो स्थित है लेकिन उसकी सीमा टच नहीं करती है इसको, लेकिन इथियोपिया टच नहीं करता है लाल सागर को। इसके किनारे ही स्थित देश है वो, लेकिन बीच में उसकी सीमा डायरेक्टली नहीं लगती है, इसलिए उसको इसके सीमावर्ती नहीं माना जाता, इसकी बाउंड्री नहीं लगती है उससे। लाल सागर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। लाल सागर में कोई बड़ी अस्थायी नदी नहीं मिलती है क्योंकि इसके किनारे का क्षेत्र ज़्यादातर रेगिस्तानी है। हालांकि कुछ मौसमी वादी जो बारिश के दौरान बहती है वो ज़रूर है, जैसे वादी हम्मामट मिस्र में कभी कभी लाल सागर की ओर बहती है। वादी बरौद सूडान में मौसमी जल प्रवाह लाल सागर तक पहुंचती है। अधिकांश जल प्रवाह मौसमी और छोटे पैमाने पर होता है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो यही सवाल यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। इसके किनारे कोई पर्वत भी है तो रेड सी हिल्स है। मिस्र और सूडान में लाल सागर के समानांतर चलने वाली पहाड़ियां हैं, रेड सी हिल्स जिसको कहा जाता है। इरिट्रियन हाईलैंड है, लाल सागर के तट के पास में ऊंची पहाड़ियां हैं, इरिट्रिया में है। हिजाज पर्वत सऊदी अरब में है, लाल सागर के पूर्वी तट के साथ। यहाँ कुछ चोटियाँ 2000 मीटर से अधिक की ऊंची है। यमन हाईलैंड्स हैं, यमन में लाल सागर के दक्षिण तट के पास उबड़ खाबड़ पर्वतीय इलाके हैं। प्रवाल भित्ति यहाँ पर पाई जाती है जिसके कारण से इसको लाल सागर नाम दिया गया। और इस प्रवाल भित्ति के कारण यहाँ पर पर्यटन का एक क्षेत्र उभरा है जिसको स्कूबा ड्राइविंग कहा जाता है, वो यहाँ पर लोग करने जाते हैं। जलवायु के बारे में पता ही है, स्वेज कनाल के माध्यम से एशिया और यूरोप को जोड़ता है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में एक यमन में एक भारतीय महिला को फांसी दिया जाना था लेकिन उसको फांसी नहीं दिया गया, इसके कारण से यमन भी चर्चा में है और यमन में गृह युद्ध भी चल रहा है। सऊदी अरब और ईरान के समर्थित हूती विद्रोही जो समय समय पर यहाँ से जाने वाले जहाज़ों पर भी अटैक करते हैं और सऊदी अरब समर्थित दूसरी पार्टी है जिसको इजराइल वगैरह भी समर्थन देते हैं। तो यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। इसका कैपिटल सना है और इसके प्रमुख शहरों में से एक अदन भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये जिबूती है, जिबूती जो है यहाँ पर कई सारे देशों का सैन्य बेस बना हुआ है। जैसे कि इसका लोकेशन देखिए, इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर चीन का सैन्य बेस है,
अमेरिका का सैन्य बेस है, अमेरिका का भी यहाँ पर सैन्य बेस है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कौन सा है। अगला टॉपिक जो होगा वो लाल सागर के पश्चात से ब्लैक सी होगा, काला सागर होगा, क्योंकि चर्चा में रहा है रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण से, इसलिए काला सागर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच अंतर्देशीय समुद्र है जो अटलांटिक महासागर से बॉस्फोरस जल संधि, मरमरा सागर और डार्डनेल्स जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 4,36,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। काला सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला देश है तुर्की, फिर दूसरा आ जाएगा बुल्गारिया, फिर तीसरा है रोमानिया, मैं भी मैप भी दिखाऊंगा आपको, चौथा है यूक्रेन, और क्रीमिया का नाम आपने सुना होगा, क्रीमिया का, वो यहीं पर स्थित था जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। उसके अलावा रूस है और जॉर्जिया है। ज़रा मैप को देखते हैं काला सागर का मैप को ज़रा देखेंगे स्पष्ट के साथ में। ये काला सागर है, यहाँ पर आपको दिखेगा बॉस्फोरस की जल संधि, ये है सी ऑफ मरमरा का सागर कहा जाता है इसको, सी ऑफ मरमरा है, जिसके जरिए बॉस्फोरस के जल संधि के जरिए सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी से मिल जाती है। यही क्रीमिया प्रायद्वीप है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर ये ब्लैक सी है, इसके किनारे यहाँ पर तुर्की दिखेगा आपको, यहाँ पर बुल्गारिया दिख रहा है आपको, ये भी तुर्की का ही इलाका है, ये भी तुर्की है, ये यूरोप वाला तुर्की है, ये एशिया वाला तुर्की है, ये बुल्गारिया है, ये रोमानिया है, यहाँ पर आपको दिखेगा एक देश है रोमानिया, ये मालडोवा है, ये यूक्रेन है, ये क्रीमिया है जो यूक्रेन का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल में यह किसका हिस्सा है? तो यह रूस का हिस्सा है। ये सी ऑफ अजोब है, यहाँ पर कर्च की जल संधि है, ये भी याद रखिएगा, कर्च की जल संधि है, रूस है। ये जॉर्जिया है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको भी याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब जरा देखते हैं इसके और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। जैसे सोची शहर है, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुआ था। सोची बहुत खूबसूरत शहर माना जाता है काला सागर के तट पर इसको। अब जरा इसके बारे में और फैक्ट्स को देखते हैं। कई महत्वपूर्ण नदियाँ जो जल से समृद्ध हैं इसमें अपना मुहाना बनाती है। जैसे डेन्यूब नदी, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा अपना मुहाना कैस्पियन सागर बनाती है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में कि वोल्गा नदी अपना मुहाना किस में बनाती है? कैस्पियन सागर बनाती है, रूस से बहते हुए आकर के अपना मुहाना बनाती है। ये डेन्यूब नदी है, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब नदी, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो रोमानिया और यूक्रेन के रास्ते काला सागर में आकर के मिल जाती है। नीपर नदी है, यूक्रेन की प्रमुख नदी है जो काला सागर में बहती है। दनिस्टर नदी इसको कहा जाता है, डेनिस्टर भी कहा जाता है, यूक्रेन और मालडोवा से होकर के काला सागर प्रवेश करती है। डॉन नदी है जो रूस से बहती हुई आजोब सागर, काला सागर का ही हिस्सा है, उसमें आकर के मिल जाती है, जो कर्च की जल संधि के द्वारा काला सागर से मिला हुआ है। कुबान नदी रूस से होकर के अजोब सागर मिलती है, अजोब सागर अभी मैंने आपको दिखाया है। रियोन नदी जॉर्जिया की नदी है जो काला सागर में प्रवेश करती है। इसके किनारे अगर पर्वत की हम लोग बात करें तो बहुत ही फेमस पर्वत है जिसको काकेकस की पर्वत कहा जाता है, यह जॉर्जिया में स्थित है और यह इसके किनारे ही स्थित है। बीच में ये काला सागर है, ये जॉर्जिया है, यहाँ पर काकेकस है और इस तरफ कैस्पियन सागर है, ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में भी याद रख सकते हैं आप। जॉर्जिया और रूस के काला सागर तट के पास विशेष रूप से जॉर्जिया में या माउंट एल्ब्रस रूस जैसी ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर पांटिक पर्वत है तुर्की के उत्तरी तट के साथ काला सागर के समानांतर चलती है पर्वतमाला। बाल्कन पर्वत है बुल्गारिया में, काला सागर तट से कुछ दूरी पर यह बाल्कन पर्वत स्थित है। उसके अलावा कार्पेथियन पर्वत है रोमानिया और यूक्रेन में, काला सागर के उत्तर पश्चिम के हिस्से के पास में यह स्थित है। यहाँ पर देखिए जॉर्जिया है, ये जॉर्जिया है और इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर कैस्पियन सागर आपको दिखेगा, देखिएगा मैप में आपको दिख जाएगा। ये सी ऑफ अजोब है, इसको भी याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डेन्यूब नदी है जो अपना मुहाना बना रही है, यहाँ पर ये डेन्यूब नदी है। ओके, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। काला सागर के बारे में इससे अगर सवाल पूछेगा तो यहीं से पूछा जाएगा। यहीं पर बॉस्फोरस जल संधि के पास में ही बड़ा ही फेमस शहर है इस्तांबुल जिसको कहा जाता है।
इस्तांबुल कहा जाता है, इस्तांबुल कहा जाता है, याद रखिएगा। तुर्की का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस शहरों में से एक है यह। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कौन सा? तो अलास्का। क्यों अलास्का पढ़ रहे हैं? क्योंकि 14 अगस्त आज है और कल 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यह पहले रूस का ही भाग हुआ करता था, फिलहाल में यह अमेरिका का भाग है। और यह बेरिंग की जल संधि है, बेरिंग की जल संधि है। बेरिंग की जल संधि के द्वारा यह अमेरिका से अलग होता है, अमेरिका से अलग होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए यहीं पर कमचटका प्रायद्वीप है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कमचटका भी चर्चा में रहा। हाल ही बहुत तेज़ भूकंप आया था वहाँ पर। अलास्का के बारे में ज़रा देखेंगे। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे उत्तरी राज्य है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है ये, और यह अमेरिका द्वारा बाद में लिया गया, पहले यह रूस का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर पश्चिम अमेरिका में स्थित है। यह कनाडा की यूकोन और ब्रिटिश कोलंबिया, यह कनाडा के सटा हुआ है। इसका दक्षिण पश्चिम हिस्सा में बेरिंग की जल संधि के द्वारा अलग होता है। अलास्का का क्षेत्रफल लगभग में 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भू आकृति अलास्का में ऊंचे पर्वत है। माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी 6190 मीटर है। विशाल ग्लेशियर, घने जंगल, कई सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसकी तटरेखाएं 10,000 किलोमीटर से अधिक की लंबी है, जिसमें कई सारे द्वीप हैं, जैसे अलिसियन द्वीप और बहुत सारे द्वीप यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही कठोर यहाँ पर जलवायु होती है, इसलिए यहाँ पर इंसानी आबादी बहुत ही विरल है, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। जलवायु, यहाँ की जलवायु विविध है। दक्षिणी हिस्सों में समशीतोष्ण, जबकि उत्तरी हिस्सों में आर्कटिक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सर्दियाँ ठंडी और लंबी होती हैं, गर्मियाँ बहुत छोटी होती हैं और बहुत ही कठिन जलवायु होती है यहाँ की। संक्षिप्त इतिहास अगर हम लोग बात करें, कई सारी स्वदेशी जनजातियां यहाँ पर रहती थी पहले। इनुपियाट, यूपिंग और तिलिंगित, ये अलग अलग जनजातियां हैं जो काफ़ी पहले यहाँ पर निवास करती थी। रूसी काल, 18वीं सदी में रूसी खोजकर्ता ने इसे उपनिवेश बनाया और 1741 में ब्रिटिश बेरिंग ने इसकी खोज की थी, विटिस बेरिंग ने इसकी खोज की थी। 1867 ईस्वी में अमेरिका ने रूस से अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीदा। इसे सीडर्स फॉली कहा जाता है। $7.2 मिलियन में रूस से इसको खरीद लिया था अमेरिका ने। ये भी याद रखिएगा, पहले यह रूस का भाग हुआ करता था। यहाँ पर बेरिंग की जल संधि है, बेरिंग की जल संधि है, जिसके द्वारा यह रूस और अमेरिका अलग होते हैं। नहीं तो पहले अमेरिका और रूस की सीमाएं लगती थी, अमेरिका और रूस की सीमाएं लगती थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके पश्चात से वो है माउंट मकालू। माउंट मकालू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा, क्योंकि ITBP ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यह नेपाल के पूर्वी भाग में स्थित है। ये नेपाल है, इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में इसका नाम आता है। ये समुद्र तल से 8,485 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल हिमालय के महालंगूर पर्वतमाला में स्थित है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण पूर्व में स्थित मकालू अपने 4 तीखे शिखर वाले आकर्षक पिरामिडी आकृति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। माउंट मकालू, मकालू बरून राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ से सुंदर बरून की घाटी दिखाई देती है। मकालू में 2 प्रमुख सहायक चोटियाँ भी हैं, मकालू 1 और 2 हैं। मुख्य शिखर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ये सब स्थित हैं। हाल ही में ITBP ने यहाँ की चढ़ाई की है, ये भी याद रखिएगा। ITBP जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत सशस्त्र पुलिस बल में शामिल है, और ITBP ने अब तक दुनिया के 8,000 ऊंची चोटियों में से 6 पर चढ़ाई कर ली है। दुनिया में 14 ऐसी चोटियां हैं जो 8,000 ज़्यादा ऊंची है, उनमें से 6 पर चढ़ाई ITBP ने कर ली है। कुल मिलाकर 229 चोटियों पर चढ़ाई की है अभी तक ITBP ने, जिसमें माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी, माउंट लोहित्सो और माउंट मनसालू शामिल हैं। ये देखिए, ये है माउंट मकालू, ये है माउंट मकालू। ये बिहार से ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, माउंट मकालू है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो है वह है वेड्स बैंक के बारे में। क्या है यह बैंक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अपने देश का पहला टॉपिक आया है आज के वीडियो में। कन्याकुमारी के मछुआरे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण व लाइसेंसिंग नीति, जिसको हेल्प कहा जाता है, भारत सरकार की यह नीति है, के तहत वेडगे बैंक, वेडगे या वेड्स बैंक में केंद्र सरकार के प्रस्तावित हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का रिसर्च का अगर प्रोजेक्ट लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो यहाँ से जलीय जीव जंतुओं का यहाँ से विस्थापन हो जाएगा और वो मछुआरे मछली नहीं पकड़ पाएंगे। वेड्स बैंक हिंद महासागर में एक पनडुब्बी पठार है जो कन्याकुमारी केप कैमोरिन से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में यह स्थित है।
बैंक महाद्वीप सेल पर एक उथली ऊंचाई है जो आमतौर पर 200 मीटर से कम गहरी होती है। महाद्वीपीय उत्पत्ति से बनी होती है यह, उसी को बैंक कह दिया जाता है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कई सारे यहाँ पर पाए जाते हैं तरह तरह के जीव जंतु भी, खासतौर से मछली पालन के लिए जाना जाता है। ये है अपना भारत, यहाँ पर है कन्याकुमारी और यहाँ पर वेस्ट बैंक का इलाका पाया जाता है जहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन का अगर अन्वेषण किया जाएगा तो मछलियों का यहाँ से प्रवास हो सकता है, जिसके कारण से मछुआरों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी कारण से वो इसका विरोध कर रहे हैं। भारत को वेस्ट बैंक पर संप्रभुता प्राप्त है। श्रीलंका के तहत संधि में हमने इस इलाकों को अपने क्षेत्राधिकार में हासिल किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू कैलेडोनिया कहा जाता है इसको। न्यू कैलेडोनिया एक नया राजनीतिक समझौता स्थापित करने का फ्रांस का हालिया प्रयास असफल रहा है, जिससे इस क्षेत्र भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। यह कई वर्षों से अशांत 2018-2021 के बीच हुए 3 जनमत संग्रह के बाद हुआ, जिसमें स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ के लोगों ने वोट किया कि हम स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं फ्रांस से। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है। फ्रांस का यह क्षेत्र है न्यू कैलेडोनिया, जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ग्रांटे टोरे राजधानी नामिया के साथ लॉयल्टी द्वीप, ओवेला, लिफो, तीगा और मारे बेलेट द्वीप समूह हैं। और इसने वोट किया कि हम अभी आज़ाद नहीं होना चाहते। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पापुआ न्यू गिनी है, ये इंडोनेशिया है। यहाँ पर सोलोमन आइलैंड दिखेगा, तुवालू दिखेगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यही वो देश है तुवालू जो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहा है। ये न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का है। यहाँ पर वोटिंग किया गया जिसमें इन्होंने बोला कि हम फ्रांस से स्वतंत्रता नहीं चाहते, हम फ्रांस में ही रहना चाहते हैं। नॉरू है, ये फिजी है, फिजी के बारे में जानते ही होंगे। फिजी में भोजपुरी भाषी बहुत सारे लोग रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा, तो क्रोएशिया। क्रोएशिया क्यों है भाई, क्योंकि क्रोएशिया की यात्रा हुई थी। ये बोस्निया और हर्जेगोविना, ये है सर्बिया है, ये हंगरी है, ये स्लोवेनिया है और यह इटली है। ये गल्फ ऑफ वेनिस है, ये एड्रियाटिक सी है। इसकी राजधानी जाग्रेब है। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। अब ज़रा देखते हैं इसके बारे में कि क्या है क्रोएशिया खास, क्यों इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी 2025 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अपने 3 राष्ट्र साइप्रस, कनाडा में G7 की बैठक हुई है। किस जगह पर हुआ है, अगर आप मुझे बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी। बताइएगा सर्च करके कि G7 की बैठक कनाडा के किस जगह पर हुई है। हिस्से के रूप में क्रोएशिया राष्ट्रपति से मुलाकात की है उन्होंने। क्रोएशियाई गणराज्य एक एड्रियाटिक सागर के किनारे मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के जंक्शन पर यह स्थित है। इसकी स्थलीय सीमा स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो के साथ में लगती है। बोस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो के साथ में लगती है। इसकी सीमाएं याद रखिएगा, क्या पता आपसे पूछ रहे। जाग्रेब इसकी कैपिटल है। 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात से पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। यूगोस्लाविया पहले इस पूरे रीजन में एक ही देश हुआ करता था। अगर आपने नाम पढ़ा होगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो यूगोस्लाविया भी आपने पढ़ा होगा। शीत युद्ध के अंतिम दिनों में यूगोस्लाविया का डिवीज़न हो गया। कई सारे देश उसमें से निकले, जिसमें से क्रोएशिया प्रमुख देश है, जिसके पश्चात से क्रोएशिया एक स्वतंत्र देश बना है। भूगोल और जलवायु पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो उपजाऊ मैदान है, पहाड़ी पर्वतीय इलाका, सभी प्रकार के यहाँ पर इलाका है। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है। नदियों और झील की बात करें तो प्रमुख नदियों में डेन्यूब, सावा, ड्रावा, क्राका, कूपा, ऊना, ये सब नदियाँ हैं यहाँ की। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जैसे प्लिटविस झीलें हैं यहाँ पर, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जानी जाती है। इसकी राजधानी जाग्रेब है, जो सावा नदी के तट पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा। प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का यह सदस्य है। नाटो का भी सदस्य है और EU का भी मेंबर है। यूरोपियन यूनियन और EU दोनों का यह मेंबर है। ये है इसका मैप। जाग्रेब इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। ये है डेन्यूब नदी जो इसकी सीमा से होकर के बहती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम लोग चलें तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका कमचटका प्रायद्वीप। यहाँ पर अभी 8.4 का रिएक्टर स्केल का भूकंप देखा गया है। 8.4 रिएक्टर स्केल का भूकंप देखा गया है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। कमचटका प्रायद्वीप, रूस के कमचटका प्रायद्वीप पूर्वी तट के पास 5 भूकंप आए जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। यह प्रशांत महासागरीय अग्निवलय पर स्थित है
जो पश्चिम में ओखोस्टक सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और बेरिंग संधि के बीच में स्थित है। अगर हम लोग देखेंगे, ये ओखोस्टक सागर है, ये बेरिंग जल संधि है, ये प्रशांत महासागर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये बेरिंग सी है, प्रशांत महासागर, ओखोस्टक सागर है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन पर स्थित है, जो इसे अत्यधिक सक्रिय भूकंप का क्षेत्र बनाता है। और इसमें कई सारे पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, श्रेणी, वोस्तोचनी, ये यहाँ पर प्रमुख और श्रेणियाँ हैं। कमचटका नदी भी है यहाँ पर, जिसके नाम पर इसका कमचटका प्रायद्वीप नाम पड़ा है। यहाँ पर ज्वालामुखी भी है, क्लूजेस्कॉव, और कमचटका प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। और यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात ठंडी जलवायु पाई जाती है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा समृद्ध जैव विविधता है इसकी। यहाँ पर लोग नगण्य की मात्रा में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लक्षद्वीप का बिट्रा आइलैंड, ये है बिट्रा आइलैंड, जिसको रक्षा मंत्रालय ने अपने रक्षा अनुसंधान के लिए अपने अंतर्गत शामिल किया है। बिट्रा आइलैंड है, सरकार ने रक्षा उद्देश्यों के लक्षद्वीप में बित्रा द्वीप का अधिग्रहण शुरू कर दिया है, और इसका अधिग्रहण किया गया किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। बित्रा लक्षद्वीप के प्रवेश द्वार कोच्चि से लगभग में 483 किलोमीटर समुद्री मील दूरी पर स्थित है। ये देखिए बिट्रा है, ये आपको दिख रहा होगा, यही है। ओके, इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्या पता इसके बारे में पूछ ले। कावरती है, और यहाँ पर आपको दिखेगा अलग अलग द्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे। तो बिट्रा आइलैंड के बारे में याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने इसका अधिग्रहण शुरू किया है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, अपने ही देश की जगह हैं ये सब। अगला जो है टॉपिक वो है थाईलैंड एंड कंबोडिया। क्यों है? क्योंकि दोनों ने अभी युद्ध लड़े हैं। तो ये थाईलैंड है, ये बर्मा है, लाओस है, ये आपका कंबोडिया हो गया, और ये वियतनाम है, और इनकी सीमाओं को भी देखेंगे हम लोग। और एक जगह है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, उसका नाम है, एक टेम्पल है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है इस टॉपिक का नाम, प्रीह विहार और प्रसाद ता मुएन थॉम, ये टेम्पल है। इसको लेकर के दोनों देश ने लड़ाई कर ली। थाईलैंड और कंबोडिया ने दक्षिण पूर्व एशिया एमराल्ड ट्राइंगल में प्रीह है। अब इसका नाम क्या रख दें? बाबा धाम थोड़ी नहीं रख सकते हैं, वहाँ के हिसाब से उन्होंने अपना नाम रखा हुआ मंदिर का, याद कर लीजिएगा। और प्रसाद ता मुएन थॉम के निकट संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की है। यह क्षेत्र औपनिवेशिक युग की सीमाओं और सांस्कृतिक दावों के कारण लंबे समय से विवाद में रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया पन्ना त्रिभुज यह भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को संदर्भित करता है, जहाँ थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस की सीमाएं मिलती हैं, जो अपने घने जंगल और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मंदिर कौन से भाई, कौन से धर्म से? तो बुद्धिज्म और सैविज्म, हिंदुइज्म सैविज्म तो एक ही है, और वैष्णव धर्म उससे भी संबंधित है। अर्थात हिंदुइज्म के अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे सैविज्म है, या फिर वैष्णव धर्म है, या बुद्धिज्म हो गया, इनके यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। प्रिय विहार या भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया और थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर डोंगरेक पर्वतों में स्थित है। डोंगरेक हाल ही में चर्चा में रहा, डोंगरेक पर्वत कहाँ पर है? तो यहीं पर है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास खामेर राजाओं सूर्यवर्मन प्रथम द्वितीय द्वारा किया गया। अब यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। आईसीजे ने 1962 में यह फैसला सुना कि यह मंदिर कंबोडिया का, हालांकि थाईलैंड ने आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण से तनाव यहाँ पर बरकरार है। दूसरा है प्रसाद ता मुएन थॉम, यह भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है, जिसे बाद में बौद्ध धर्म परिवर्तित कर दिया गया। यह उस मंदिर समूह का हिस्सा है जिसमें प्रसाद ता मुएन एक तीर्थयात्री विश्राम गृह और प्रसाद ता मुएन टोट एक अस्पताल मंदिर शामिल है। खामेरेज राजा उदयित वर्मन, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, और जयवर्मन सप्तम द्वारा निर्मित यह परिसर क्या बुलाया था इसको, अंकोरवाट मंदिर वाला जो मंदिर समूह है, उसी मंदिर समूह स्थापत्य का यह भी भाग है। स्थापत्य की कला शैली वही है, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर मंदिर है, और इसी को लेकर के ये दोनों देशों ने लड़ाई कर ली, एक दूसरे पर खूब सारे बम गिरा दिए। अब तो दोनों देश शांत हैं, इसको याद रखिएगा। कंबोडिया की सीमा वियतनाम से, लाओस से और थाईलैंड से लगती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है तुवालू देश है। ऐतिहासिक रूप से पहली बार तुवालू फालपेनी संधि के तहत में अपनी आबादी ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित यह देश है जो पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में ही।
पूर्व में एलिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाने वाला तुवालू एक पोलिनेशियाई द्वीप समूह देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इसमें 9 द्वीप हैं, 4 रीफ द्वीप हैं और 5 प्रवाल द्वीप यहाँ पर विद्यमान हैं। तुवालू जिसकी राजधानी फुनापुटी है, फुनापुटी है ना, जो अक्टूबर 1978 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। यहाँ नदियाँ कोई भी नहीं हैं। जलवायु उष्णकटिबंधीय है। जनसंख्या विश्व में सबसे कम लगभग 11,000 है। तो भाई एक कौन सा श्रमजीवी एक्सप्रेस कर दो तो सारे लोग आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। 11,000 जलवायु इसकी आबादी है। 11,000 लोग तो यहाँ पर मेट्रो में घूम रहे होते एक बार में। तो एक ट्रेन में कर दो तो इनको पूरे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो बहुत कम आबादी है, इसलिए 11,000 की ही आबादी है। ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा देश ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो तुवालू को अब जरा देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर तुवालू स्थित है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में 2050 तक तुवालू पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। 55 मिनट का वीडियो हो गया, अप्रॉक्स 56 मिनट का मैंने सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग आने वाले कल परसों में इसके सारे MCQ भी मैं आपको करवा दूंगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया होगा तो भी झेल लिया आपने 1 घंटा, वही बहुत है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको कुछ मदद मिलेगा इससे। रिवाइज भी कर लीजिएगा इसको, इसका मैं MCQ भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।